So, guys, hello and welcome to the Nursing Mantra, a helping hand for all aspiring nurses. So, today we are back with a new video that is a nursing care plan on gastroesophageal reflux disease. So, let's start. सबसे पहले जान लेते हैं GERD यानी गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज़ क्या होती है. So, it's a chronic digestive disorder where stomach acid and sometimes bile juice flows back into the esophagus, the tube that connects your mouth to your stomach. तो इसमें क्या होता है, ये क्रोनिक डिसऑर्डर है, मतलब लंबे समय से चल रहा है ऐसा डिसऑर्डर है. इसमें क्या होता है, जो स्टमक का एसिड है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और समटाइम्स जो बाइल जूस है वो बैकफ्लो हो जाता है ईसोफेगस में, यानी हमारी फूड पाइप में आ जाता है. इस बैकवॉश की वजह से पेशेंट को इरिटेशन होती है और इसी बैकवॉश को जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं एसिड रिफ्लक्स. ये इरिटेट करता है ईसोफेगस की लाइनिंग को, क्योंकि जो कंटेंट बैकफ्लो में आ रहा है वो एसिडिक है नेचर में. तो इसके कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं, हार्ट बर्न होता है पेशेंट को, रिगर्जिटेशन यानी एक सोर या फिर बिटर टेस्टिंग एसिड जो है वो माउथ में आता है और थ्रोट में आता है, और जलन हो जाती है गले में, डिफ़िकल्टी इन स्वालोइंग, ठीक है, खाना निगलने में दिक्कत आना, चेस्ट पेन होना, क्रोनिक कफ स्पेशली एट नाइट, रात के समय क्रोनिक कफ, होआर्सनेस और सोर थ्रोट्स. होआर्सनेस मतलब होता है आवाज़ जो होती है बहुत कर्कश हो जाती है, ठीक है, और सोर थ्रोट हो जाती है. फिर फीलिंग ऑफ लंप इन योर थ्रोट, एक लंप का फीलिंग होने लगता है थ्रोट में. तो ये होता है GERD यानी गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज़. अब हम देखेंगे कि एज अ नर्स हम क्या क्या केयर प्रोवाइड करा सकते हैं टू द पेशेंट. तो सबसे पहले वही पेशेंट आइडेंटिफिकेशन डेटा, उसमें आप इसे आप तो खुद फिल कर सकते हो. देन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ये भी आप खुद फिल कर सकते हो. इसके बाद हमें फैमिली चार्ट बनाना होता है, और फैमिली चार्ट के बाद हमें बनाना होता है फैमिली ट्री. इसके बाद हम आ जाते हैं हिस्ट्री ऑफ इलनेस में. इसमें पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री और प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री, ऐसे हम लिखते हैं. ये हम लिखते हैं पेशेंट के अकॉर्डिंग. जो पेशेंट का डेटा है, अगर कोई प्रीवियस डेटा है या इलनेस का प्रीवियस कुछ रिकॉर्ड है तो उसे हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, अगर नहीं है तो हम इसे ब्लैंक छोड़ देते हैं. इसके बाद आती हैं चीफ कंप्लेंट्स यानी रीज़न फॉर एडमिशन क्यों हुआ है. तो यहाँ पे पेशेंट का एडमिशन क्यों हुआ है, हार्ट बर्न अकरिंग 30 to 60 मिनट आफ्टर मील्स, खाना खाने के 30 से 60 मिनट बाद क्या हो रहा है, हार्ट बर्न हो रहा है, मतलब आधे घंटे से घंटे बाद. बर्निंग चेस्ट पेन वर्सनिंग एट नाइट व्हेन लाइंग डाउन, जब पेशेंट लेटता है रात को तो ये चेस्ट पेन होने लगता है और वो जलन वाला चेस्ट पेन होता है जिसे हम हार्ट बर्न बोलते हैं. सोर रिगर्जिटेशन एक्सपीरियंस शॉर्टली आफ्टर ईटिंग और बेंडिंग ओवर, झुकने पे, बेंड होने पे या फिर खाना खाने के कुछ समय बाद रिगर्जिटेशन फील होता है, और जिसमें कि एक खट्टा लिक्विड जो है वो मुंह में आ जाता है. तो ये ऐसे रिगर्जिटेशन हो रहा है. फिर उसके बाद ड्राई कफ हो रहा है पेशेंट को, स्पेशली प्रोमिनेंट ड्यूरिंग नाइट और अर्ली मॉर्निंग, या तो सुबह के समय या फिर रात के समय जो है ड्राई कफ हो रहा है पेशेंट को. फिर होआर्सनेस ऑफ वॉइस इंस्टेड ऑफ नोटिस्ड मोर इन द मॉर्निंग्स, होआर्सनेस ऑफ वॉइस हो रही है सुबह के समय. डिफ़िकल्टी इन स्वालोइंग डेवलपिंग ग्रेजुअली ओवर वीक्स, इसमें आप वीक्स भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है. स्वालोइंग डिफ़िकल्टी मीन्स निगलने में दिक्कत हो रही है, खाना नहीं निकल पा रहे हैं. चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो रहा है आफ्टर लार्ज और स्पाइसी मील्स, ठीक है. ब्लोटिंग हो रही है और नोजिया फील हो रहा है अकरिंग आफ्टर मील्स, खाना खाने के बाद. तो ये सब तो पेशेंट की चीफ कंप्लेंट्स थी, ठीक. इसके बाद हम देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन. तो जनरल अपीयरेंस में सब कुछ लगभग नॉर्मल ही है, कुछ ज़्यादा चेंजेस है नहीं. मेंटल स्टेटस में भी सब नॉर्मल है, पेशेंट कॉन्शियस है और लुक्स में उसके काम है, कोऑपरेटिव है. इसके बाद आ जाते हैं हम पोस्चर में क्या है, बॉडी कर्व्स नॉर्मल है, मूवमेंट्स भी नॉर्मल है. स्किन कंडीशन में कलर में नॉर्मल स्किन टोन, स्मूथ टेक्सचर, वार्म टेम्परेचर है, और लीजन्स नो विजिबल लीजन्स है, ठीक है, कोई विजिबल लीजन नहीं है, दिखा नहीं हमें. हेड एंड स्काल्प क्या है, क्लीन है. फेस है सिमेट्रिकल, नो डिस्कलरेशन. इसके बाद आइज़ पे आ जाते हैं. आइज़ में क्या है, आईब्रोज वेल अलाइंड, आई लैशेज नॉर्मल, आईलिड्स नो स्वेलिंग और रेडनेस, आई बॉल्स नॉर्मल और नो बल्जिंग. कंजक्टिवा पिंक है, नॉन इन्फ्लेम्ड है, आप लिख सकते हो. स्क्लेरा वाइट है या फिर नॉन जॉन्डिस्ड है, नॉन इक्टेरिक है. प्यूपिल्स इक्वल है, राउंड है या फिर रिएक्टिव टू लाइट, आप लिख सकते हो. लेंस क्लियर है, विजन इंटैक्ट है, माने 6/6 का विजन है. इसके बाद ईयर्स में आ जाते हैं. ईयर्स भी नॉर्मल है, नोज़ भी सिमेट्रिकल है, नेयर सिमेट्रिकल है, और पेशेंट की जो नोस्ट्रिल्स हैं वो पेटेंट हैं. अब आ जाते हैं माउथ एंड फेरिंग्स में. लिप्स में क्या है, पिंक एंड मॉइस्ट,
ऑर्डर ऑफ माउथ क्या है, माइल्ड हालिटोसिस। हालिटोसिस मीन्स होता है फाउल ऑर्डर, फाउल स्मेलिंग माउथ। तो हालिटोसिस क्यों हो रहा है, क्योंकि जो रिगर्जिटेशन हो रहा है उसका जो कंटेंट आ रहा है ना ईसोफेगस में, उसकी वजह से हालिटोसिस हो रहा है। कुछ कंटेंट मुंह में भी आ सकता है, तो उसकी वजह से हालिटोसिस, माइल्ड हालिटोसिस है। टीथ फेयर हाइजीन है, हाइजीन मेंटेन्ड है। गम्स पिंक है और कोई ब्लीडिंग या स्वेलिंग नहीं है। टंग क्या है, स्लाइटली कोटेड और नो अल्सर, कोई अल्सरेशन नहीं है पर स्लाइटली कोटेड है टंग, ठीक। इसके बाद आते हैं नेक पे। नेक लिम्फ नोड्स नॉट पाल्पेबल, थायरॉइड ग्लैंड्स नॉट इन लार्ज, रेंज ऑफ मोशन फुल रेंज ऑफ मोशन प्रेजेंट है। चेस्ट में थोराक्स सिमेट्रिकल है, ब्रेथ साउंड्स क्लियर है बायलेटरली। हार्ट नॉर्मल S1 S2 या फिर नो मर्मर्स आप लिख सकते हो। ब्रेस्ट ये पेशेंट अगर फीमेल होगा तो ही हम ये वाला कॉलम रखेंगे, नहीं तो इसे हटा देंगे। एब्डोमेन में ऑब्जर्वेशन में फ्लैट है, नो विजिबल मासेस और डिस्टेंशन। पाल्पेशन में क्या है, माइल्ड टेंडरनेस दिख रही है एपिगास्ट्रिक रीजन में, ठीक है, माइल्ड टेंडरनेस है एपिगास्ट्रिक रीजन में। परक्यूशन पे क्या है, टिम्पैनिक ओवर गैस्ट्रिक एरिया। टिम्पैनिक मतलब हाई पिच्ड साउंड है, ड्रम लाइक साउंड है गैस्ट्रिक एरिया में। फिर उसके बाद ऑस्कल्टेशन क्या है, नॉर्मल बाउल साउंड्स है। इसके बाद आ जाते हैं एक्सट्रीमिटीज़ में, कोई एडिमा नहीं है, बैक नॉर्मल है, नॉर्मल स्पाइन अलाइनमेंट है। जेनिटल रेक्टम क्या है, इनगुइनल लिम्फ नोड्स पाल्पेबल नहीं है। वजाइनल डिस्चार्ज नन इफ एप्लीकेबल, अगर फीमेल पेशेंट है तो आप तभी करोगे। फिर हेमोरॉइड्स नॉन विजिबल या फिर नॉट प्रेजेंट आप लिख सकते हो। प्रोस्टेट नॉट असेस्ड, ज़रूरत होगी अगर पेशेंट पेरिनियल एरिया में कोई पेन बताता है तभी हम असेसमेंट करेंगे, ठीक। इसके बाद आ जाता है इन्वेस्टिगेशन में। इन्वेस्टिगेशन में आप टेम्परेचर चेक करोगे, नॉर्मल रेंज में है, पल्स रेट भी नॉर्मल है, रेस्पिरेटरी रेट भी नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर स्लाइटली एलिवेटेड है, सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है और वो एक्सेप्टेबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑक्सीजन सेचुरेशन क्या है, SpO2 क्या है, नॉर्मल है। पेन स्कोर क्या है, माइल्ड पेन ड्यू टू रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स की वजह से माइल्ड पेन हो रहा है, इसलिए हमने 3/10 का स्कोर दिया है। और पेशेंट का जो BMI कैलकुलेट किया उसमें भी पेशेंट जो है नॉर्मल वेट में है। इसके बाद आ जाते हैं हीमोग्लोबिन, जो हमने करवाई हैं ब्लड टेस्ट यानी ब्लड इन्वेस्टिगेशन या ब्लड वर्क करवाया, तो उसमें सबसे पहले हीमोग्लोबिन पेशेंट का स्लाइटली लो है। WBC काउंट नॉर्मल है, RBC काउंट नॉर्मल है, ESR भी नॉर्मल है। ESR मतलब एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। CRP यानी सी रिएक्टिव प्रोटीन वो भी नॉर्मल है। इसकी वजह से हमें पता चलता है कि कोई भी सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन बॉडी में नहीं है, CRP अगर नॉर्मल है तो, ठीक है। फिर सीरम आयरन स्लाइटली लो है, ये इंडिकेट करता है माइक्रो ब्लीडिंग को, ठीक। अभी क्या है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ये भी क्या है, नॉर्मल है। लीवर फंक्शन टेस्ट करवाया जिसमें हमने ALP ALT और AST करवाया, वो भी नॉर्मल रेंज में आएगा। इसके बाद हम ECG करवाएंगे क्योंकि पेशेंट को चेस्ट पेन है, तो मे बी चेस्ट पेन का कॉज कुछ और भी हो सकता है अदर देन जस्ट गैस्ट्रिक रिफ्लक्स, ठीक है। तो अगर कोई हार्ट की कंडीशन अराइज है तो हम पहले ही क्या करवा लेंगे, पेशेंट का ECG करवा लेंगे ताकि कोई कार्डियक कंडीशन हो तो उसे पहले ही रूल आउट किया जा सके। फिर आ जाते हैं मेडिकेशन पे। मेडिकेशन पे आप देखो आपके सामने बहुत सारी प्राजोल वाली मेडिकेशन दी हुई है, जिसमें हम बोलते हैं ना ओमेप्राजोल, इसोमेप्राजोल, लैंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल, ठीक है। ये सब की सब जो है वो प्रोटोन पंप इनहिबिटर है, सारी की सारी नहीं देनी है, ठीक है। इन सारी मेडिकेशन में से आप कोई एक मेडिकेशन, जैसे ओमेप्राजोल दे रहे हो आप, ओमेप्राजोल ओरल रूट दे रहे हो, डोज भी कभी भी आप ध्यान रखना हमेशा डोज को 20 to 40 रेंज में डोज नहीं लिखते हम। जब पेशेंट को मेडिकेशन दे रहे हैं या तो आप लिखोगे 20 mg या लिखोगे आप 40 mg या फिर आप लिखोगे 30 mg। पेशेंट की डोजेज एक सिंगल नंबर होता है, ठीक है, या सिंगल डिजिट हो सकती है, पर कभी भी रेंज में डोज नहीं होती, रेंज में डोजेज नहीं होगी। तो ये आपके लिए एग्जाम्पल है, आपको सब का सब नहीं उतारना, सारी मेडिकेशंस नहीं लिखनी है कि आपने ओमेप्राजोल भी लिख दिया, इसोमेप्राजोल भी लिख दिया, लैंसोप्राजोल भी लिख दिया, नहीं, सिर्फ ओमेप्राजोल दे रहे हो। ओमेप्राजोल क्या है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर है, वंस डेली देनी है, OD देनी है, बिफोर ब्रेकफास्ट देनी है, और डोजेज आप लिख लेना 30 mg, दैट्स इट। और ये नीचे वाली छोड़ देना है, नहीं लिखना। फिर आते हैं हम रेनेटिडिन पे। रेनेटिडिन को जिसे हम रेंटेक या जैंटेक भी बोलते हैं, इसे ट्वाइस देना है। ये क्या है, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ये कहता है रिड्यूसेस स्टमक एसिड प्रोडक्शन बाय ब्लॉकिंग हिस्टामिन एट H2 रिसेप्टर्स, ठीक है। तो H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट, एंटागनिस्ट का मतलब क्या होता है, जो एंटी काम करता है, उल्टा काम करता है, ठीक है। और प्रोटैगनिस्ट का मतलब क्या होता है, या एगोनिस्ट का मतलब क्या होता है, जो बढ़ाता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये क्या करता है, स्टमक में जो एसिड प्रोडक्शन है उसे रिड्यूस करता है, इसलिए हमें ट्वाइस देना है, मॉर्निंग एंड इवनिंग में देना है। अब देखो इसमें सिंगल डोज लिखी हुई ना, सिंगल डोज ऐसे ही देनी है, ओरल या फिर IV, दोनों में से आप कोई भी रूट पकड़ सकते हो, ठीक। इसमें भी देखो फिर फॉर्मेटिडीन दे दिया। फॉर्मेटिडीन भी सेम रेनिटिडीन वाले ही ड्रग क्लास का ड्रग है, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। या तो आप फेमोटिडीन दे दो या फिर आप रेनिटिडीन दे दो, रेनिटिडीन देना, दैट्स इट। एंटासिड्स में फिर हमने एंटासिड दे दिया ताकि स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज किया जा सके। इसमें आप एंटासिड में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कुछ भी दे सकते हो एंटासिड्स में, ठीक है।
आपके पास बहुत सारे ड्रग्स हैं और कुछ यहाँ पे देखो ब्रांड नेम भी लिखे हैं, पर ब्रांड नेम कभी भी नहीं लिखने हैं। आप जब भी एनसीपी बनाओगे तो उसमें अपना हमेशा जेनरिक नेम ही लिखने हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिख देना, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ओरली दिया है, और जैसे भी उसकी ज़रूरत होगी न्यूट्रलाइज करने के लिए स्टमक एसिड को, ठीक। फिर सक्रालफेट है। सक्रालफेट क्या है? कोट्स द स्टमक एंड ईसोफेगस प्रोवाइडिंग अ प्रोटेक्टिव बैरियर। ये ड्रग क्लास बिलोंग करता है एक ड्रग क्लास, मतलब ये ड्रग बिलोंग करता है एक ड्रग क्लास को जिसे हम बोलते हैं प्रोटेक्टेंट्स। ये क्या करते हैं? स्टमक लाइनिंग को और ईसोफेगस लाइनिंग को क्या है ना, कवर कर देते हैं, कोट कर देते हैं, तो प्रोटेक्ट करते हैं, एक बैरियर फॉर्म कर देते हैं एसिड और स्टमक लाइनिंग के बीच में, ठीक। इनका काम यही होता है। फिर मेटाक्लोप्रामाइड दिया है जो कि प्रोकाइनेटिक एजेंट है, इंक्रीजेज गैस्ट्रिक मोटिलिटी को बढ़ाता है। और फिर बैक्लोफैन है। बैक्लोफैन हमने क्यों दिया है? मसल रिलैक्सेशन के लिए, मसल रिलैक्सेंट है। ये रिड्यूस करेगा रिलैक्सेशन ऑफ एलियस एंड प्रिवेंट रिफ्लेक्स। जो रिफ्लेक्स है एलियस है लोअर इसोफेगल स्पिंक्चर, ठीक है। और वो क्या करेगा? रिफ्लेक्स को क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा। तो इसलिए हमने बैक्लोफैन दिया है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने नर्सिंग डायग्नोसिस पे। सबसे पहला हमारा इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल स्टेटस पे, दूसरा है रिस्क फॉर एस्पिरेशन पे, तीसरा है इम्पेयर्ड कंफर्ट पे, चौथा है नॉलेज डेफिसिट, और लास्ट वाला है इनफेक्टिव हेल्थ मेंटेनेंस। सबसे पहले पे आ जाते हैं। सबसे पहला कौन सा है हमारा? इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल स्टेटस। इसमें पेशेंट क्या कहेगा? पेशेंट कह रहा है, पेशेंट कंप्लेंट्स दैट आई हैव हार्ट बर्न एंड डिस्कम्फर्ट आफ्टर मील्स। आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव डेटा में आप क्या करोगे? आई ऑब्जर्व दैट रिड्यूस्ड ओरल इनटेक ऑब्जर्व्ड। उससे एविडेंस कैसे करोगे या कंफर्म कैसे करोगे? कंफर्म करोगे आप कि जो पेशेंट का वेट लॉस है वो सडन वेट लॉस हो रहा है और 2 वीक्स में मोर देन 3 kg या 3 kg वेट लॉस हो गया, तो ये नॉर्मल नहीं है। तो ये हमने ऑब्जर्व किया, तो हमें पता चल गया कि इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल स्टेटस है। फिर आप क्या करोगे भाई? उसकी डाइटरी हैबिट्स को, उसके फूड प्रेफरेंसेस को क्या करोगे? देखोगे और रीज़न फाइंड करोगे कि अवॉइडेंस का रीज़न क्या है, खाना क्यों नहीं खा रहा है वो। फिर डेली कैलोरी और जो आपका न्यूट्रिएंट इनटेक है उसे मॉनिटर करोगे, उसका बीएमआई रेगुलर चेक करोगे, उसे एजुकेट करोगे कि GERD फ्रेंडली डाइट क्या है, GERD फ्रेंडली डाइट क्या है, ठीक है, ताकि वो डाइट तो ले और उसे नुकसान ना हो, उसे डिस्कम्फर्ट ना हो। कोलैबोरेट विद डाइटिशियन से कोलैबोरेट करोगे। हाई कैलोरिक डाइट को बनाना है, न्यूट्रिएंट रिच डाइट को बनाना है और उसके फ्रेंडली डाइट बनानी है ताकि पेशेंट को डिस्कम्फर्ट भी ना हो। स्मॉल और फ्रिक्वेंट मील्स इनकरेज करने हैं पेशेंट को, एडवाइस करना है पेशेंट को कि ऐसे आप मील्स ना लो जिससे कि GERD एग्रीवेट हो, मतलब जिससे वो ज़्यादा बढ़ा दे, जैसे कि कैफ़ीन हो गया, स्पाइसी फूड हो गया, फैटी फूड हो गया। इन सब फूड्स को अवॉइड करना है। पेशेंट को हमेशा अपराइट पोजीशन देनी है, ठीक है। ड्यूरिंग एंड आफ्टर मील्स, खाना खाते समय और खाना खाने के बाद भी आपको अपराइट पोजीशन देनी है, ताकि इससे क्या होता है कि आपका जो रिफ्लेक्स है वो ग्रेविटी के अलॉन्ग, मतलब नॉर्मली भी रिड्यूस हो जाएगा रिफ्लेक्स। तो ये आपको प्लानिंग है और यही आपको फिर इंटरवेंशन देनी है। फिर इवैल्यूएशन में क्या आएगा? आफ्टर प्रोवाइडिंग प्लान नर्सिंग केयर, पेशेंट हैज़ वर्बलाइज्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ GERD, सेफ फूड्स एंड इम्प्रूव्ड इनटेक ड्यूरिंग। आप ये भी बोल सकते हो कि आफ्टर प्रोवाइडिंग प्लान नर्सिंग केयर, पेशेंट्स न्यूट्रिशनल स्टेटस वॉज स्लाइटली इम्प्रूव्ड, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा रिस्क फॉर एस्पिरेशन। इसमें क्या है? पेशेंट कंप्लेंट्स दैट आई हैव सोर थ्रोट स्पेशली इन द मॉर्निंग एंड व्हेन आई वेक अप विद अ बिटर टेस्ट इन माई माउथ। तो आप ऑब्जेक्टिव डेटा में क्या चेक करोगे? आई ऑब्जर्व दैट देर इज़ होआसनेस एंड फ्रीक्वेंट थ्रोट क्लियरिंग इन दी मॉर्निंग टाइम या इन द एट द टाइम व्हेन पेशेंट वेक्स अप, ठीक है, एंड ही रिपोर्ट्स ऑफ कफिंग एट नाइट। और हिस्ट्री ऑफ GERD आप चेक कर सकते हो, ठीक है। पहले से रिफ्लेक्स एपिसोड्स अगर पेशेंट को आ रहे हैं तो वो भी आप चेक कर सकते हो। फिर प्लानिंग में क्या आएगा? असेस फॉर सिम्टम्स ऑफ नॉक्टर्नल रिफ्लेक्स। नॉक्टर्नल मतलब रात के समय रिफ्लेक्स हो रहा है उसको और रेस्पिरेशन हो रहा है, तो रात के समय उसको खांसी आनी शुरू हो जाएगी, कफिंग हो जाएगी, सोर थ्रोट हो जाएगी, उसका रेस्पिरेटरी स्टेटस। अब नॉर्मल ब्रेथ साउंड्स अगर तो उसे मॉनिटर करोगे, पेशेंट को एजुकेट करोगे भाई सेमी फॉलर पोजीशन में ही सोना है आपको, अपराइट पोजीशन में सोना है थोड़ा सा, ठीक है। सेमी फॉलर पोजीशन थोड़ा क्या करेगा? हेड को एलिवेट करके रखेगा, उसमें हेड एलिवेटेड रहेगा तो रिफ्लेक्स नॉर्मली कम हो जाएगा। फिर रिकमेंड करना है कि भाई 2-3 घंटे सोने से, मतलब बेड टाइम से 2-3 घंटे पहले ही आप खाना खा लो, ठीक है। अवॉइड करना है, क्योंकि ये नहीं कि आप सोने जा रहे हो और सोने से 1 घंटे पहले खाना खा रहे हो तो दिक्कत करेगा, फिर रिफ्लेक्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर स्मॉल और फ्रिक्वेंट मील्स को इनकरेज करना है, आइडेंटिफाई करना है और एलिमिनेट करना है उन ट्रिगर फूड्स को जो कि रिफ्लेक्स कॉज कर सकते हैं, और हेल्थ केयर प्रोवाइडर से जो है कोलैबोरेट करना है और एंटी रिफ्लेक्स मेडिकेशन पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। और स्मोकिंग सीजेशन, अगर पेशेंट स्मोक करता है, स्मोकिंग सीजेशन करवानी है, ठीक।
फिर भाई आप इसमें आ जाओगे गोल के अकॉर्डिंग। देखो भाई गोल भी एक लाइन में ही लिखना है, ठीक है, गोल पूरा बड़ा बड़ा मत लिखना था। देखो रिस्क फॉर एस्पिरेशन विल बी रिड्यूस, दैट्स इट, दैट्स योर गोल। रिस्क फॉर एस्पिरेशन विल बी रिड्यूस, इतना सारा नहीं लिखना है। ऐसे ही पहले वाले भी केयर प्लान में हमने क्या लिखना है, ऑप्टिमम लेवल ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस विल बी मेंटेन्ड, ठीक है। जैसे इम्बैलेंस न्यूट्रिशनल स्टेटस था तो हम लिखेंगे ऑप्टिमम लेवल ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस विल बी मेंटेन्ड, दैट्स इट। यही गोल है, एक लाइन का गोल है, पूरा कहानी मत लिखना, ठीक। इवैल्यूएशन में क्या आ जाएगा, आफ्टर प्रोवाइडिंग प्लान नर्सिंग केयर पेशेंट हैज़ रिमेंड फ्री फ्रॉम साइंस ऑफ एस्पिरेशन, या फिर भाई जो भी इंप्रूवमेंट हुई है आप शो कर सकते हो इवैल्यूएशन में। आप इवैल्यूएशन अपने गोल के बेसिस पे बनाया करो, मतलब जो आपका गोल था वही आप इवैल्यूएशन में लिखोगे। पर ध्यान रखना आपकी एक बार की केयर से पेशेंट पूरी तरह से ठीक तो होगा नहीं, तो स्लाइट इंप्रूवमेंट होगी तो आप स्लाइट इंप्रूवमेंट ही दिखाओ, दैट्स इट। इसके बाद लास्ट में आ जाता है इम्पेयर्ड कंफर्ट रिलेटेड टू बर्निंग सेंसेशन इन द चेस्ट एज एविडेंस बाय पेशेंट कंप्लेंट्स ऑफ चेस्ट डिस्कम्फर्ट। सब्जेक्टिव डेटा क्या है, पेशेंट सेज दैट समटाइम इट फील्स लाइक पेन इन माई थ्रोट, ठीक है। इट फील्स लाइक माई चेस्ट इज़ बर्निंग आफ्टर आई ईट, खाना खाने के बाद ऐसा लगता है कि भाई छाती में जलन हो रही है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव डेटा में क्या आ जाएगा, पेशेंट अपीयर्स रेस्टलेस आफ्टर मील्स, क्लचेस चेस्ट ओकेजनली ड्यूरिंग असेसमेंट, ये सब आप ऑब्जेक्टिव डेटा में लिख सकते हो, आई ऑब्जर्व दैट करके। फिर प्लानिंग में आगे एसेस द पेन कैरेक्टरिस्टिक्स इंटेंसिटी एंड ट्रिगरिंग फैक्टर्स, ये सब आप चेक करोगे। फिर आप उसका पेन का लोकेशन, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी चेक करोगे, ये भी ध्यान रखना। मॉनिटर टाइमिंग एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ चेस्ट डिस्कम्फर्ट इन रिलेशन ऑफ मील्स एंड एक्टिविटी, ठीक। फिर उसके बाद एजुकेट द पेशेंट डिफरेंस बिटवीन GERD रिलेटेड डिस्कम्फर्ट एंड कार्डियक पेन। भाई देखो अगर कार्डियक डिसीज़ है तो कार्डियक डिसीज़ के बारे में पेशेंट को एजुकेट करना है, और अगर GERD रिलेटेड पेन है तो वो भी बताना है, उसमें डिफरेंशिएट कैसे करना है पेशेंट को ये बताना है आपको। फिर उसे अवॉइड, पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है, एजुकेट करना है कि भाई खाना खाने के तुरंत बाद फ्लैट मत लेटो, ठीक है, तुरंत ये नहीं कि आप सुपाइन पोजीशन में लेट गए, ठीक। इनकरेज अवॉइडेंस ऑफ स्पाइसी फूड, एसिडिक फूड एंड फैटी फूड्स, ऐसे फूड्स को अवॉइड करना है। एडमिनिस्टर एंटासिड्स, एंटासिड्स जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए हैं वो एडमिनिस्टर करने हैं, और स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स पेशेंट को सिखानी है। फिर वही आप इवैल्यूएशन अपने गोल बेसिस पे बनाओगे, ठीक है। इसमें भी आप गोल लिख सकते हो कि ऑप्टिमल लेवल ऑफ कंफर्ट विल बी मेंटेन्ड, ठीक है। आफ्टर प्रोवाइडिंग प्लान नर्सिंग केयर पेशेंट्स कंफर्ट लेवल इम्प्रूव्ड, ऐसे लिख सकते हो, ठीक। फिर हेल्थ एजुकेशन में वही आते हैं, ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स थ्रू आउट द डे, छोटे छोटे मील्स लेने हैं आपको थ्रू आउट द डे। स्पाइसी फूड, फैटी फूड, एसिडिक फूड को अवॉइड करना है। खाना खाने के तुरंत बाद नहीं लेटना है। जो खाना खाना है वो आपको लेटना है, अगर अपने बेड टाइम से 2-3 घंटे पहले ही खा लेना है। बेड के हेड को जो है वो एलिवेट करना है, थोड़ा सा ऊपर रखना है, ठीक है। कार्बोनेटेड बेवरेजेस, कैफीन, चॉकलेट, ये सबको अवॉइड करना है। हेल्दी वेट मेंटेन करके रखना है, अपना BMI कैलकुलेट करके आपको पता चल जाएगा, हेल्दी वेट मेंटेन करके रखना है। लूज फिटिंग क्लोथिंग वेस्ट और स्टमक के अराउंड होनी चाहिए। स्मोकिंग को अवॉइड करना है। इसके बाद फूड को स्लोली च्यू करना है और थरोली च्यू करना है, और जो है पूरा का पूरा ऐसे बड़ा बाइट एकदम से निकलने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि अगर अल्सरेशन हो रखी है तो पेन होगा ही, फिर दोबारा पेन होगा। और अपराइट रखना है अपनी बॉडी को एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स आफ्टर मील्स, ठीक। मेडिकेशन लेनी जो भी प्रिस्क्राइब किया है, PPI और एंटासिड्स ज़रूर लेने हैं, और कोई पर्सनल फूड ट्रिगर्स हैं तो उन्हें भी अवॉइड करना है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे डीप ब्रीदिंग है, इससे स्ट्रेस रिड्यूस होता है, इन्हें प्रैक्टिस करना है। और फूड एंड सिम्टम डेटा टू ट्रैक फ्लेयर अप्स, मतलब जो आपने खाना खाया उसकी वजह से कोई फ्लेयर अप तो नहीं आ रहा है, मतलब कुछ खाना खाने की वजह से ना होता है एकदम से सिम्टम्स आने लगते हैं, तो उसे ट्रैकिंग करके रखनी है कि भाई अगर इस फूड से आ रहा है तो इसे हम अवॉइड करेंगे, और फॉलो अप मेंटेन करके रखना है। सो दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। दैट्स अ नर्सिंग केयर प्लान फॉर गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लक्स डिसीज़। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर कुछ समझ में ना आए तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आई विल रिप्लाई एज सून एज आई कैन। ओके, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।